भारत में इससे भी पहले बहुत सारे केसेस आए हैं जो भारत के साधारण नागरिक के बीच में सनसनी पैदा कर रहे थे और इन्हीं में से एक है निठारी हत्याकांड। ये कहानी है 2005 की, जब निठारी के पुलिस स्टेशन में लगातार बच्चों के मिसिंग होने का डायरी किया जा रहा था, लेकिन पुलिस इस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रही थी। और जहाँ पर इन केसेस में ज़्यादातर विक्टिम्स लड़की थी, तो पुलिस को लग रहा था कि वो घर छोड़कर कहीं दूर जा रही है। लेकिन इस चीज़ का असली सूत्रधार तब हुआ एक दिन जब नोएडा के D5 के लड़के फील्ड में क्रिकेट खेल रहे थे। तब उनको अपने ग्राउंड के पीछे वाली नाली में से एक हाथ मिलता है, एक कटा हुआ हाथ। ये चीज़ इस केस में एक नई सनसनी पैदा करती है और जब पुलिस को इस बारे में बताया गया तब पुलिस ने इस चीज़ की सफाई देते हुए ये कहा, ये कोई इंसान का हाथ नहीं है, ये कोई दूसरा जानवर का हाथ है। इसके बाद 29 दिसंबर 2006 को जब निठारी केस के असल सच्चाई सबके सामने आई, तब देश में खलबली मच गई और देश के कोनों कोनों से लोग दोषियों का कड़ी से कड़ी सजा मांगने लगे। तो इस चीज़ को देखते हुए और ये सारे आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने इस चीज़ को CBI के अंडर दे दिया और CBI के जांच से जो चीज़ उठकर आई, केस में जब CBI का जांच पड़ताल हुआ तब सामने उठकर आया एक अय्याशी मालिक और उसका एक आदमखोर नौकर की कहानी, जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ इस निठारी हत्याकांड में। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस। ये कहानी है नोएडा की करोड़पति मोनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली की। ये कहानी है बंगलो नंबर D5 की, जो बंगलो खूनी बंगलो के नाम से प्रसिद्ध है। एक आदमी जितना बड़ा भी हैवान हो, उसमें थोड़ा सा इंसानियत तो बसता है, लेकिन इस कहानी में इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। नोएडा के मोनिंदर सिंह पंडेर और उसके जो नौकर सुरेंद्र कोहली अपने जो बंगलो D5 में हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चों को बुलाते थे और उसके बाद उनके साथ कुकर्म करते थे। और जब उनका मन भर जाता तब वो दोनों उन बच्चों को गला घोट के मार डालते और फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको पका कर खाते थे। और जब उनका खाना हो जाता तब उनके बाकी बचे हुए बॉडी पार्ट्स उस बंगलो के पीछे वाली नाली में फेंक देते थे और जो नाली से बहकर दूर चला जाता। और इस बात की किसी को कोई भनक तक नहीं थी। लेकिन बीच बीच में वो जो बंगलो D5 के पास का जो पानी की टंकी था, वहाँ से बच्चों का गायब होना लाजमी था। और एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली ये थी कि उनमें ज़्यादातर छोटे लड़कियाँ होती थी और वो गायब हो जाती थी और पुलिस सोचता था कि वो घर छोड़कर भागी है, तो पुलिस इस चीज़ को लेकर उतना गुरुत्व भी नहीं देती थी। और इसी बीच पेरेंट्स के बीच एक चीज़ और एक अफवाह भी फैल गई कि उस जो पानी की टंकी है जो D5 बंगलों के नज़दीक है, वहाँ पे कोई भूत है जो उन बच्चों को खा जाता है। इस तरह की जो कुसंस्कार थी वो उनके मन में बैठ गए, लेकिन एक बार भी उन्होंने उस बंगलों की तरफ शक नहीं किया, ना किसी ने किया। ये कहानी है 7 मई 2006 की, जब पायल नाम की एक लड़की लापता हो गई। पायल असल में एक रिक्शे से मोनिंदर के बंगले के सामने आई और फिर जो रिक्शे वाले था उसको बोला कि तुम बाहर वेट करो, मैं अंदर जाऊंगी और फिर जब वापस आऊंगी तब तुमको अपना जो भाड़ा है वो पे करूंगी। तो रिक्शे वाले ने उस बंगले के बाहर, उस बंगले के गेट के सामने बहुत देर इंतज़ार किया, लेकिन फिर भी जब पायल अंदर से नहीं आई तो वो बंगले के जो गेट था उस पर नॉक किया, जिससे उस बंगले का नौकर कोहली आगे गेट खुलता है और वो उस रिक्शे वाले को कहता है कि पायल तो बहुत पहले जा चुकी है। लेकिन जो रिक्शा वाला वहाँ पे खड़ा था उस गेट के सामने, तो उसने पायल की जाने की कोई ट्रेस नहीं देखी। इसी चीज़ पर आधार करके पायल के पिता नंदलाल ने थाने पर रिपोर्ट लिखाया और पुलिस इस चीज़ को लेकर अब जांच पड़ताल कर रही थी। और पुलिस ने पायल के बारे में जांच पड़ताल के दौरान उनको ये पता लगा कि पायल के पास एक मोबाइल फ़ोन था। तो उन्होंने जब उस मोबाइल फ़ोन तक पहुंचने की कोशिश की तब उनको पता चला कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। और फिर जब पुलिस ने पायल के सीन को ट्रेस किया तब उनको सब कुछ सामने आ गया और वो उस बंगलो नंबर D5 में चले गए और उस बंगले को अच्छे से तलाशी लेने लगे। और तभी उनके सामने ये नरभक्षी और कातिल और बुजदिल दो लोगों का सच उनके सामने आ गया। इस चीज़ की गंभीरता को देखते हुए 11 जनवरी 2007 को ये केस CBI के हाथ में सौंप दिया गया और CBI के लगातार कोशिश
के बाद ही सब कुछ सामने आया। और उसके बाद 28 फरवरी और 1 मार्च को 2007 में ही सुरेंद्र कोहली ने अपना सारा दोष कबूल कर लिया और उसने जो नरभक्षी काम किया था वो भी उसने स्वीकार कर लिया दिल्ली में। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। उस घर में झापा मारने के बाद पुलिस को 19 ह्यूमन कंकाल मिले, मतलब 19 कंकालें मिली और इसी चीज़ के ऊपर निर्भर करके उन्होंने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सुरेंद्र कोहली को रिम्पा हलदर मर्डर 2005 के लिए उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई निचले अदालत की तरफ से, और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उसको फांसी की सज़ा सुनाई। और इसके बाद फिर 25 फरवरी 2011 को फिर से सुरेंद्र कोहली को मौत की सज़ा सुनाई गई और उसके ऊपर तक 16 मामला उसके ऊपर लागू था, जिनमें से 6 में उसको मौत की सज़ा सुनाई गई। विजयपति रामा जैन ने सुरेंद्र और मोनिंदर दोनों को मौत की सज़ा सुनाई थी, लेकिन उसका जो सुरेंद्र कोहली का जो मालिक मोनिंदर, उसके बारे में कोई सबूत ना मिलने के कारण उसको बरी कर दिया गया और वो अभी आज़ाद घूम रहा है। लेकिन सुरेंद्र को कोई छूट नहीं और कोर्ट ने उसको मौत की सजा ही बरकरार रखा। फिर से 12 मई 2010 को आरती मर्डर केस के लिए सुरेंद्र कोहली को सीबीआई ने फिर से फांसी की सज़ा सुनाई। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि उसके ऊपर तकरीबन 6 फांसी की सज़ा सुनाई गई है, मतलब 6 केस के लिए। तो सुरेंद्र कोहली को फांसी की सज़ा बरकरार रखी गई है, लेकिन मोनिंदर जो उसका मालिक था वो अब घूम रहा है, वो अब आज़ाद। कैसा आप इस केस को लेकर क्या सोचते हैं, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो। This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only.